बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 105 मुलाहिज़ा फरमाएं। और तुम जलकर कबाब हुई जा रही हो। मैंने उसकी बात काटते हुए हल्का सा कहका लगाया। जलती है मेरी जूती, जानकी ने तड़ से जवाब दिया। अब देखूंगी मैं तुम मेरे सामने किस तरह मुज़ाहमत करते हो। ऐसा मौका नहीं आएगा, मैंने हंसते हुए कहा। जानकी मुझे घूर कर रह गई और फिर सामने देखने लगी। वैन तकरीबन 1 घंटे तक दौड़ती रही। इसी दौरान में चीकू भी बड़ी हद तक अपने आप पर काबू पा चुकी थी। मैं कोशिश कर रहा था कि गुजरे हुए वाकयात के बारे में बात ना हो, लेकिन जाहिर है उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। चीकू मिकुशी को याद करके रोने लगी और फिर बातों में यह पता चला कि वो दोनों आपस में कजन थी। मिकुशी उससे 2 साल छोटी थी। वो दोनों क्लब डांसर्स थी। इस पेशे में रहते हुए औरतों के लिए अपने आप को बचाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। ये दोनों भी सियान चांग जैसे दौलतमंदों का मूड बहलाने का खिलौना बन गई थी। किसी मर्द के बिस्तर की जीनत बनना इन दोनों के लिए कोई नई बात ना थी। वो बिकाऊ जरूर थी, लेकिन लूट का माल नहीं थी। डाकुओं ने तो इन्हें लूट का माल ही समझा था और मिकुशी ने मुजाहमत करते हुए अपनी जान दे दी थी। हमें इन पहाड़ियों में सफर करते हुए 3 घंटे हो चुके थे। जिस वक्त डाकू में हाईवे से लेकर रवाना हुए थे तो शाम का अंधेरा फैलने लगा था। तकरीबन 4 घंटों के सफर के बाद हम उस गार तक पहुंचे थे। तकरीबन 2 घंटे गार में गुजारे गए थे और अब सफर करते हुए 3 घंटे हो चुके थे और ये रात का आखिरी पहर था। हम गलत रास्ते पर तो नहीं निकल आए? जानकी ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें? मैंने पूछा। अब वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बेहतर है इसी रास्ते पर चलती रहो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। और अगर पहाड़ियों में भटकते रहे तो? जानकी बोली। देखा जाएगा, मैंने कंधे उचका दिए। आधा घंटा मजीद चलने के बाद वैन के इंजन से अजीबो गरीब सी आवाजें निकलने लगी। जानकी ने वैन रोक ली। सबसे पहला इंकशाफ तो ये हुआ कि टैंकी में पेट्रोल खत्म हो चुका था। उसकी ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं थी कि तेल के कैन भरे हुए थे, लेकिन इंजन की आवाजों ने परेशान जरूर कर दिया था। अगर उसमें कोई खराबी पैदा होगी तो हम यकीनन वीरान पहाड़ों में भटकते रहेंगे। चीकू मेरे कंधे पर सर रखे सो गई। मैंने उसे जगा दी और हम लोग वैन से उतर आए। वैन में बैठे बैठे टांगे भी जैसे जुड़ गई थी। मैं थोड़ी देर तक टहलता रहा और फिर जानकी के करीब पत्थर पर बैठ गया। जानकी का ख्याल था कि वैन पहले भी 4 घंटे चलती रही थी और अब भी 3-4 घंटों से मुसलसल दौड़ रही थी। शायद इंजन गर्म हो जाने की वजह से ऐसी आवाजें निकलने लगी थी। आधे घंटे बाद इंजन पहली ही कोशिश में स्टार्ट हो गया, लेकिन इस मरतबा हम ज्यादा दूर नहीं जा सके। पहाड़ियां खत्म हो गई, लेकिन पहाड़ियों के खत्म होते ही जोरदार धमाका हुआ और वैन लड़खड़ाने लगी। चीकू चलकर मेरे साथ लिपट गई। उस धमाके से मैं भी बदहवास हो गया, लेकिन फौरन ही संभल गया। धमाके की वजह भी समझ में आ गई। वैन का आगे का एक टायर ब्रेस्ट हो गया था। जानकी ने वैन रोक ली और हम नीचे उतर आए। इस वक्त सुबह का उजाला फैलने लगा था और सामने बहुत दूर नशेब में सरसब्ज वादी फैली हुई थी। अभी दिन की रोशनी पूरी तरह नहीं फैली थी, इसलिए अंदाजा लगाना दुश्वार था कि वो कोई जंगल था या खेत वगैरह थे। वैन के पिछले हिस्से में टूल बक्स तो मौजूद था, मगर फादल टायर नजर नहीं आ रहा था। मैं दरवाजे के पायदान पर पैर रखकर खड़ा हो गया। छत पर फादल टायर भी रखा हुआ था, जिसे मैंने खींच कर नीचे गिरा दिया, लेकिन बाद में इंकिशाफ हुआ कि वो भी पंक्चर था और हमारे लिए बेकार था। यहाँ तक पहुंचकर ये बात तो हम जान गए थे कि गार से फरार होने के बाद हमने गलत रास्ते का इंतखाब किया था, क्योंकि जिस हाईवे पर हम सफर करते रहे थे वहां दूर दूर तक सब्जे का नामो निशान तक नहीं था और यहाँ हमारे सामने नशेब में सरसब्ज वादी फैली हुई थी। दिन की रोशनी फैलती जा रही थी। हम तीनों पत्थरों से टेक लगाए बैठे अपनी अपनी सोचों में गर्क थे। मैं चीकू की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बार फिर खौफ के साए फैल गए थे। वो ऐसे हालात की आदी नहीं थी। मुझे वो वक्त याद आ गया जब बर्मा की सरहदी बस्ती से निकलने के बाद मैं और जानकी 3 दिन तक पहाड़ों में भटकते रहे थे और फिर उसके कई रोज बाद 2 दिन तक लोगों की नजरों से छुपते हुए धान के खेतों में भूखे प्यासे भटकते रहे थे। बिलाखिर एक टूटी फूटी इबादतगाह में पनाह मिल गई थी, जहाँ हम रात को तरबूज खाकर सोए थे और सुबह में उकियांग और उसके साथियों ने घेर लिया था। हम तो कई बरसों से इस किस्म के हालात से दो चार थे, कई मरतबा मौत के जबड़ों में फंसे थे और अब हम ऐसी मुश्किलों के आदी हो चुके थे। लेकिन चीकू के लिए एक तकलीफ देह सूरत हाल थी। चीकू उठकर इधर उधर टहलने लगी और फिर अचानक ही वो चीख उठी। मैंने और जानकी ने बैक वक्त उसकी तरफ देखा। वो चीखने वाले अंदाज में कुछ कहते हुए एक तरफ इशारा कर रही थी। हम दोनों उठकर उसके करीब पहुंच गए और फिर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। नशेब में तहद्दे निगाह धान के खेत फैले हुए थे और बहुत थोड़े थोड़े फासले पर 3-4 जगहों से धुएं की लकीरें सी उठती हुई नजर आ रही थी। मुझे समझने में देर न लगी कि वो कोई छोटी बस्ती थी। वैन में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हम साथ ले जा सकते थे। हमारा साथ साथ 2 पिस्तौल थे, जिनमें एक मेरे पास था और दूसरा जानकी के पास। चीकू बिल्कुल खाली हाथ थी। वो सियान चांग से जो कुछ कमा कर लाई थी डाकुओं के कब्जे में जा चुका था। अंदूनक यादों के सिवा उसके पास कुछ न था। हम फौरन नशेब में उतरने लगे। दूर दूर तक जर्द रंग की कांटेदार झाड़ियां फैली हुई थी, जिनमें चलना नहायत ही दुश्वार था। तकरीबन 1 घंटे बाद धान के खेतों का सिलसिला शुरू हुआ और उसके मजीद 1 घंटे बाद हम बस्ती में पहुंच सके।
10-12 घरों पर मुश्तमिल मुख्तसर सी बस्ती थी। किसानों ने हमें घेर लिया। चीकू ने एक तरफ इशारा करते हुए उन्हें बताया कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और हम भटकते हुए इस तरफ आ निकले हैं। उसने पहाड़ियों की तरफ इशारा नहीं किया और ना ही डाकुओं की बात की थी, जिससे मैं समझ गया था कि वो असल बात को छुपाना चाहती है। इसलिए मैंने भी इस सिलसिले में अपनी जबान बंद ही रखी। हमें इस छोटी सी बस्ती में खाने को भी मिल गया और आराम करने का मौका भी। इस बस्ती का सरबराह 60 साल एक बूढ़ा था, जिसकी शक्ल वियतनाम के इनकलाबी लीडर ऊची मुंह से मिलती जुलती थी। उसने बताया कि यहाँ से 10 मील दूर लांग हुई नामी कस्बा है, जहाँ से 50 मील आगे शाओयांग का बड़ा शहर है। उस बूढ़े का मशवरा था कि हम आज का दिन और रात इस बस्ती में रहें और कल सुबह चले जाएं, लेकिन हम रुकना नहीं चाहते थे। हमने बूढ़े से इसरार किया कि वो हमें लांग हुई की तरफ जाने वाला रास्ता बता दे। ठीक है, बूढ़े ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। अगर तुम लोग आज का दिन रुक जाते तो कल सुबह मैं तुम्हें खच्चर गाड़ी पर भेज देता, लेकिन बहरहाल 10 मील का फासला तुम जैसे नौजवानों के लिए ज्यादा नहीं है। हम लोग बस्ती से बाहर आ गए। 2 औरतें और कुछ बच्चे भी हमारे साथ थे। ये रास्ता लांग हुई की तरफ जाता है, बूढ़े ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। आगे भी एक छोटी सी बस्ती है, मुमकिन है वहां से तुम्हें कोई सवारी मिल जाए। हम उस बूढ़े औरतों और बच्चों का शुक्रिया अदा करके वहां से रवाना हो गए। हम तादा दम हो चुके थे, पेट भी भर चुका था, इसलिए हमारे चलने की रफ्तार खासी तेज थी। उस वक्त 10 बजे का वक्त होगा। तेज धूप चमक रही थी, लेकिन गनीमत था कि इस कुशादा रास्ते के दोनों तरफ दरख्त थे, जिनके साए में हम चल रहे थे। चीकू मेरे और जानकी के दरमियान चल रही थी। जानकी ने उसका हाथ पकड़ रखा था। तुमने उस बूढ़े को असल बात क्यों नहीं बताई? मैंने चीकू की तरफ देखते हुए कहा। तुम इन कम्युनिस्टों को नहीं जानते, चीकू ने जवाब दिया। अगर मैं उन्हें बता देती कि हम डाकुओं की कैद से फरार हुए हैं और 3 कत्ल भी हो चुके हैं, तो ये लोग हमें बस्ती से निकलने भी ना देते। हमें किसी न किसी बहाने या जबरदस्ती रोक लेते और लांग हुई से पुलिस को बुलवा कर हमें उनके हवाले कर देते। और फिर तुम लोग यहाँ की पुलिस से भी वाकिफ नहीं हो। एक मामूली से जुर्म में भी किसी को पकड़ लिया जाए तो उसे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है, लेकिन शाओयांग पहुंचकर तो तुम्हें पुलिस को सब कुछ बताना पड़ेगा। मैंने कहा, सियानजांग के 2 आदमी मारे गए हैं, मेकोशी खत्म हो चुकी है। ये सारी बातें पुलिस के इल्म में लानी होगी। चलो, पुलिस को ना सही घर पहुंचोगी तो तुमसे मैकोशी के बारे में पूछा जाएगा। क्या बताओगी? कैसे छुपाओगी इतनी बड़ी बात को? मेरा घर जाने का कोई इरादा नहीं, चीकू ने जवाब दिया। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। घर जाने का मतलब ये होगा कि मैं ऐसी मुसीबतों में फंस जाऊंगी जिनसे जिंदगी भर छुटकारा नहीं पा सकूंगी, चीकू ने कहा। तो फिर कहाँ जाओगी? मैंने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। तुम लोगों के साथ, चीकू ने इत्मीनान से जवाब दिया। तुम लोग शाओलिन टेम्पल जा रहे हो। मेरे लिए महफूज 3 जगह वही है। मैंने मायूस नजरों से जानकी की तरफ देखा। हम तो इसलिए सामने नहीं आना चाहते कि हम गैर कानूनी तौर पर चीन में दाखिल हुए हैं, लेकिन तुम यहाँ की रहने वाली हो। इस तरह गायब हो जाने पर तुम पर शुबा किया जाएगा। हो सकता है हमें और तुम्हें ही उन वाकयात का जिम्मेदार करार दिया जाए और हमारी तलाश शुरू हो जाए। क्या ऐसी सूरत में हमें पुलिस से कहीं पनाह मिल सकेगी? चीनी पुलिस में भी सब फरिश्ते नहीं है, चीकू ने जवाब दिया। दुनिया के किसी भी मुल्क की पुलिस एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होती। ये लोग सिर्फ कमजोरों को दबाते हैं। कानून की तमाम पाबंदियां शरीफ लोगों के लिए हैं। जराइम पेशा और ताकतवर लोग तो हमेशा महफूज रहते हैं। अगर कोई कत्ल करने के बाद भी पुलिस के हाथ ना आना चाहे तो पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सियानजांग की मिसाल तुम्हारे सामने है। सियानजांग? मैं चौंक गया। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, हालांकि मैं उसका मतलब बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि उसकी शहर वाली कोठी में आग इत्तफाकिया तौर पर लगी होगी? चीकू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। जिस रोज तुम दोनों चाय के बाग वाले कांटे में आए थे, उस रात सियानजांग 4-5 आदमियों को लेकर शहर चला गया था। उनकी वापसी रात की आखिरी पहर हुई थी और सुबह ये इतला मिली थी कि उसकी कोठी और उसकी बीवी काराशान आग में जलकर राख हो चुकी हैं। ओह, मैंने कहा, तुम उसके बारे में क्या जानती हो? क्या तुम्हारे ख्याल में कोठी को आग सियानजांग ने लगाई थी और अपनी बीवी को उसी ने कत्ल किया है? और कौन हो सकता है? इन दौलतमंदों के खेल भी बहुत निराले होते हैं। ये खिलौनों से नहीं, लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। मैं सियानजांग को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो काराशान से शादी करके पछता रहा था। काराशान उसे बुरी तरह अपनी साजिशों के जाल में फंसा रखा था। बहुत छोटे घराने की लड़की को जब दौलत मिली तो वो अपनी औकात भूल गई। वो सियानजांग की सारी दौलत पर कब्जा करना चाहती थी और ये कब्जा सियानजांग की मौत की सूरत ही में हो सकता था। वो 2 मरतबा पहले भी उसे मरवाने की कोशिश कर चुकी है। सियानजांग ने अपनी वसीयत तब्दील करने का फैसला कर लिया। काराशान को किसी तरह उसका पता चल गया और उसने सियानजांग को कत्ल करने के लिए तुम्हें भेज दिया। और शायद उस वक्त सियानजांग के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। उसने उसी रात शहर जाकर काराशान को इस तरह खत्म किया कि किसी को शुबा भी ना हो सका कि आग महज इत्तफाकिया लगी थी या लगाई गई थी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। सब जानते हैं सियानजांग ने फान किंग में दूसरी शादी कर ली है और काराशान से उसका झगड़ा चल रहा है। ऐसे हालात में शोर या बीवी में से कोई इस तरह पुरस्रार तौर पर हलाक हो जाए तो पहला शुबा जिंदा बच जाने वाले फरीक पर किया जाता है। काराशान की मौत के बाद सियानजांग पर शुबा किया जाना चाहिए था। वो जाए वारदात से ज्यादा दूर भी नहीं था, सिर्फ 50 मील का फासला जो 1-1.25 घंटे में तय हो सकता है। असूली तौर पर सबसे पहले उस पर शुबा होना चाहिए था, लेकिन दौलत तो बड़े बड़े राज छुपा लेती है।
सियान जंग तकरीबन 10 दिन शहर में रहा और इसी दौरान में उसने पुलिस से तमाम मामला तय कर लिए थे। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? मैंने पूछा। मैं 3 साल से सियान चांग की खिदमत कर रही हूँ, चीकू ने जवाब दिया। हम जैसी औरतें तो सियान चांग जैसे मर्दों के दिलों के अंदर भी झांक लेती हैं। वो जो बात अपनी बीवियों को नहीं बताना चाहते हम उगलवा लेती हैं। कोठी की आतिश ज़दगी और कालाचंद की हलाकत के बारे में सब कुछ मैंने उसी रात उगलवा लिया था। और जब वो शहर से वापस आया मुझे ये भी मालूम है कि पुलिस ने सियान चांग पर किसी किस्म का शुबा जाहिर नहीं किया, बल्कि उसके कहने पर आतिश ज़दगी और कालाचंद के कत्ल की रिपोर्ट एक नामालूम औरत और मर्द के बारे में लिखी गई है जो पिछले कई रोज से चोरी छप्पे उस कोठी में ठहरे हुए थे। क्या? मैं उछल पड़ा। जानकी ने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा था ना कि दौलतमंदों के खेल बड़े निराले होते हैं। ये लोग खिलौने से नहीं इंसानी जिंदगियों से खेलते हैं, चीकू ने कहा। उसे तुम लोगों से ऐसी हमदर्दी नहीं थी कि इतने रोज तक मेहमान रखा और 2 आदमियों के साथ अपनी गाड़ी पर रुखसत किया। उसने बहुत सोच समझकर नामालूम औरत और मर्द के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी और जब कभी जरूरत पड़ेगी वो दोनों नामालूम मालूम हो जाएंगे। मुझे अपनी गर्दन पर चींटियां रेंगती हुई महसूस होने लगी। मैं सियान चांग को बहुत शरीफ आदमी समझता था, लेकिन चीकू ने उसकी शराफत का भरम खोल दिया था। लेकिन बहरहाल इतनी शराफत का सबूत उसने जरूर दिया था कि रिपोर्ट हमारे नामों से नहीं लिखवाई थी और हमें पुलिस के हवाले नहीं किया था। अगर हमारे साथ रास्ते में यह हादसा पेश ना आता तो शाओयांग पहुंचकर हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग हो जाते और उसके बाद मुझे याद भी ना रहता कि तुम कौन हो। लेकिन वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, उस गार में जो कुछ भी हुआ मैं उसे कभी भूल नहीं सकूंगी। मिकोशी को बचाने के लिए तुम जिस तरह लपके थे और तुम्हारी जिस तरह पिटाई हुई थी, उसके बाद जिस तरह तुम लोगों ने मुझे भी अपने साथ वहां से निकाला है, वो भी मुझे हमेशा याद रहेगा। तुम मेरी जिंदगी में आने वाले पहले शख्स हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है और इसलिए मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया है कि वक्त पड़ने पर तुम लोगों की मदद कर सकूं। हमारी मदद कैसे कर सकोगी? मैंने पूछा। सियान चांग ने उस वक्त तो कानून को फरेब दे दिया है, मगर मैं जानती हूँ कि जल्दी या बदेर ये मामला जरूर सर उठाएगा। उस वक्त पुलिस सियान चांग को तंग करेगी तो वो बड़े इत्मीनान से तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर देगा। सियान चांग और पुलिस के अफसरों के लिए तुम्हारे खिलाफ जुर्म साबित करना मुश्किल नहीं होगा। उस वक्त मैं तुम्हारे काम आऊंगी। मैं ये बताऊंगी कि कोठी को आग किसने लगाई थी और काराशान का कातिल कौन है। लेकिन अगर हमारे साथ तुम्हें भी धर लिया गया तो? मैंने पूछा। अब अगर मैं पुलिस के चक्कर में फंस गई तो मेरे लिए छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकूंगी। लेकिन तुम लोगों के साथ रहकर मैं तुम्हारे काम जरूर आऊंगी। सियान चांग या कोई और सोच भी नहीं सकेगा कि मैं भी शाओलिन टेंपल में मौजूद हूँ, चीकू ने कहा। हमें चलते चलते तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। धूप तेज हो गई। दरख्तों के साए में होने के बावजूद मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया। चीकू और जानकी की शर्ट भी भीग कर जिस्म से चिपकी हुई थी। मेरे ख्याल में हम आधा रास्ता तय कर चुके थे। चीकू पैदल चलने की आदी भी नहीं थी, वो थक गई थी। सामने बहुत दूर किसी आबादी के आसार नजर आ रहे थे। मेरा ख्याल था कि हम वहां कुछ देर को रुक जाएंगे, मगर थोड़ा ही आगे एक छोटी सी नदी देखकर चीकू के साथ जानकी भी तैयार होगी। हम तीनों नदी के किनारे पर बैठ गए। बिल्कुल साफ और शफाफ पानी था। पहले प्यास बुझाई और फिर मैं मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। 15-20 मिनट रुकने के बाद फिर हम रवाना हो गए और आधे घंटे बाद उस बस्ती तक पहुंच सके। हम बस्ती में रुके बगैर चलते रहे। बस्ती से निकलकर लांगुई की तरफ जाने वाली खच्चर गाड़ी पर हमें लिफ्ट मिल गई, जिसने हमें आधे घंटे में लांगुई पहुंचा दिया। लांगुई खासा बड़ा कस्बा था। उसकी आबादी 50-60 हजार के लगभग जरूर रही होगी। तंग सी गलियां और बाजार, दुकानों के आगे सामान के अंबार, हाकरों के ख्वांचे और ठीले। लांगुई भी दुनिया के किसी भी छोटे शहर या कस्बे से मुख्तलिफ न था। फर्क सिर्फ आबादी का था। यहाँ आबादी की इस कदर कसरत थी कि रास्ता चलना मुश्किल था। तुम हमें कहाँ ले जा रही हो चीकू? मैंने पूछा। तुम शायद भूल गए हो कि हमें शाओयांग जाना है और हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं, चीकू ने जवाब दिया। वहां जाने तक हमारे पास इतनी रकम तो होनी चाहिए कि हम शाओयांग तक बस का किराया अदा कर सके और मैं उसी का बंदोबस्त करने जा रही हूँ। एक और बाजार में घूमकर चीकू ने हमें एक छोटे से रेस्टोरेंट में बिठा दिया। मैले कुचैले लिबास में एक नौउम्र वेटर लड़के को हमारे लिए चाय का कहकर बाहर चली गई। हमें तकरीबन आधा घंटा वहां इंतजार करना पड़ा। वो जब वापस आई तो उसके साथ एक दुबला पतला और निस्बतन दराज कामत आदमी भी था। उसकी उम्र 40 के लगभग थी। चंद बाल ठोड़ी पर और चंद दाएं बाएं गालों पर। कानों में चूड़ियों की साइज की चांदी की बारियां थी। बाएं हाथ में चांदी का कड़ा। लिबास भी कुछ ऐसा ही था। उसे देखकर लगता था जैसे उसका ताल्लुक तीसरी जिन्स से हो। वो अजीब सी नजरों से हम दोनों की तरफ देख रहा था। ये चांग तू है, चीकू ने उसका तारुफ कराया। लांगुई का एक मुअज़्ज़ज़ और मोतबर बिजनेसमैन और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त। मैंने शेक हैंड के लिए हाथ बढ़ाया, मगर वो हाथ मिलाने की बजाय एक मरतबा मेरे सामने और दूसरी मरतबा जानकी के सामने झुक गया। चीकू के कहने पर हमने सीटें छोड़ दी। हमारा चाय का बिल चांग तू ने अदा किया और हम बाहर आ गए। कई तंगो गुंजान आबादी वाले बाजारों और गलियों में घूमते हुए हम मिलाकर एक कुशादा सड़क पर आ गए, जहाँ एक तरफ चांग तू की कार खड़ी थी। उस कार का असल रंग तो न जाने क्या रहा होगा, मगर इस वक्त उस पर बुर्श से सुर्ख रंग किया गया था।
आगे और पीछे वाले बम्पर्स पर लातादाद डेंट थे। हम दिली दिल में दुआएं मांगते हुए पिछली सीट पर बैठ गए, जबकि चीकू आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गई थी और चांगतू ने स्टीयरिंग संभाल लिया। खटारा नजर आने के बावजूद कार का इंजन बेहतरीन हालत में था। पहली मर्तबा स्टार्टर दबाते ही इंजन स्टार्ट हो गया। कार चलने के बाद ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि उसमें हॉर्न नहीं था, बल्कि ड्राइविंग साइड पर बाहर की तरफ भूपू लगा हुआ था, जिसे चांगतू बार बार बजा रहा था। पुरुजूम बाजारों से निकलकर कार नवाई इलाके में आ गई और मिलाकर एक छोटे से काठी नुमा बंगले के सामने रुक गई। 3-4 कमरों पर मुश्तमिल ये काठी अंदर से बहुत शानदार था। एक अदद ददेड़ उम्र मुलाजमा के सिवा यहाँ कोई नहीं था। चांगतू ने गालबन उसे पहले ही से फोन पर हदायत दे दी थी और वो किचन में मसरूफ थी। 1 घंटे बाद हमें खाना मिल गया। चीन में चिकन, झींगे और मछली का इस्तेमाल ज्यादातर होता था। उनकी रोजमर्रा की खुराक में दूसरी चीजें भी ज्यादातर ऐसी ही थी जिनकी तासीर गर्म थी, और चीन की बेहिसाब आबादी की वजह असल भी गालबन यही थी। खाने के दौरान थोड़ी देर बाद चांगतू चला गया और हम तीनों निशिस्त गाह में बैठकर बातें करने लगे। चीकू मुस्कुराते हुए बता रही थी कि चांगतू उसका बहुत पुराना आशिक है, जो कई साल पहले नाइट क्लबों में उसके प्रोग्राम देखने के लिए शाओयांग आया करता था। अब तक हम कदम कदम पर लोगों के मकरू फरेब का शिकार होते रहे थे। हर शख्स ने हमदर्द बनकर हमें अपने घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, और जाहिर है चांगतू के बारे में भी इसी किस्म के खदशात जन्म ले रहे थे। हम शाओयांग कब जाएंगे, मैंने पूछा। कल सुबह, चीकू ने जवाब दिया। एक बात की वजाहत करती चलूं कि यहाँ 2 शाओयांग है। एक तो बहुत बड़ा शहर है जिसकी आबादी 20 लाख से भी ऊपर है, और दूसरा शाओयांग एक छोटा सा कस्बा है और उसकी आबादी चंद हजार से ज्यादा नहीं। शाओलिन टेम्पल उसी छोटे से कस्बे से चंद मील के फासले पर है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर कहने लगी, शाओलिन शहर यहाँ से 50 मील के फासले पर है। वहाँ जाने के लिए किसी भी वक्त बस मिल सकती है। शाओयांग कस्बा जुनूब की तरफ तकरीबन 40 मील दूर है। वो रास्ता ठीक नहीं, दोनों शाओयांग के दरमियान 60 मील का फासला है, इसलिए हम यहाँ से सीधे शाओयांग कस्बे की तरफ जाएंगे। वो एक बार फिर खामोश होगी, फिर बोली, मैंने चांगतू से कुछ रकम मांगी थी। उसने ये रकम सुबह देने का वादा किया है, इसलिए हमें रात को यहाँ रुकना पड़ेगा। आखिरी अल्फाज कहते उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने उर्जान की निमानिखेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। चीकू ने बताया था कि चांगतू उसका पुराना चाहने वाला है, और जाहिर है किसी हसीन औरत का चाहने वाला मतलब के बगैर रकम नहीं दे सकता था। हम दिन भर उस बंगले में बंद रहे। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे थे। मंजिल से थोड़ी दूर रह गए थे और मैं नहीं चाहता था कि इस मौके पर कोई गड़बड़ हो जाए। चांगतू ने कुछ अपना प्रोग्राम बना रखा था। रात के खाने के बाद वो चीकू को थिएटर ले गया। इखलाकन उसने हमसे भी पूछा था, मगर हमारी तरफ से इनकार हो गया, और शायद वो चाहता भी यही था कि हम साथ जाने से इनकार कर दे। उन दोनों की वापसी तकरीबन 1 बजे के करीब हुई। जानकी तो सो गई, लेकिन मैं जाग रहा था। चीकू ने हमारे कमरे में जाकर देखा और फिर गायब हो गई। हम सुबह 8 बजे ही रवानगी के लिए तैयार हो गए थे। नाश्ते के बाद चांगतू ने मेरे सामने ही चीकू को कुछ करेंसी नोट दिए थे, जो उसने मुस्कुराते हुए शर्ट के नीचे गिरेबान में ठोंस लिए थे। बस बहुत ही खटारा सी थी। मुसाफिर बकरियों की तरह भरे हुए थे। और लुत्फ की बात तो ये थी कि एक मुसाफिर के साथ एक अदद बकरी और एक औरत के पास 2 मुर्गियां भी थी। जानकी और चीकू एक सीट पर बैठ गई थी। मुझे जो सीट मिली उस पर खिड़की की तरफ एक बारी बरकम और 1.5 उम्र औरत बैठी हुई थी। सीट का ज्यादा हिस्सा तो उसी ने घेर रखा था। मैं तो बस किनारे पर टिका हुआ था। 40 मील का फासला 400 मील से कम साबित नहीं हुआ, और यह फासला 3.5 घंटों में तय हुआ। एक तो सड़क कच्ची थी और फिर छोटी छोटी कई बस्तियां थी। बस हर बस्ती में रुक रही थी और हर स्टॉप पर कितनी देर तक रुकी रहती थी। एक स्टॉप पर तो ड्राइवर ही गायब हो गया था। आधे घंटे बाद बस्ती के एक चौपड़े से ढूंढ निकाला गया, जहां वो एक मोटी सी औरत से इश्क लड़ाने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में 2 मरतबा बस खराब होगी, और तीसरी मरतबा शाओयांग से 2 मील दूर बस की कमानी टूट गई, और ये 2 मील का फासला मुसाफिरों को पैदल तय करना पड़ा। शाओयांग ज्यादा बड़ा कस्बा नहीं था। उसकी आबादी भी 6-7 हजार से ज्यादा नहीं थी। वही पुराने तर्ज के तंग से बाजार और गलियां और बेतहाशा आबादी। यहाँ लातादार बख्शू भी नजर आ रहे थे। कुछ अजीबो गरीब होलियों के लोग भी दिखाई दे रहे थे। बाल के उलिये तो ऐसे थे जिन्हें बिला तकल्लुफ 3rd रेट सड़क शाप गुंडे करार दिया जा सकता था। हम उस कस्बे में ज्यादा देर नहीं रुके। हमारी असल मंजिल यहाँ से 6-7 मील आगे पहाड़ियों में थी। 2 बख्शू भी उसी तरफ जा रहे थे। वो भी हमारे साथ शामिल हो गए। इक्का दुक्का और लोग भी आते जाते दिखाई दिए। शाओलिन टेम्पल तक जाने के लिए कुशादा सड़क भी थी, लेकिन वो पहाड़ी में चक्कर काटती हुई जा रही थी, जिससे फासला बढ़ गया था। वो दोनों बख्शू भी हमें एक और रास्ते से लिए जा रहे थे। पहाड़ी में तंग सी पगडंडी थी, और उसके अलावा और भी ऐसे बहुत से रास्ते थे जिनसे पैदल चलने वालों के लिए फासला कम हो जाता था। पहाड़ी में बल खाती हुई उस पगडंडी पर चलते हुए बिलाकर हम दूसरी तरफ आ गए। मुझे सामने वो मंजिल दिखाई दे रही थी जिस तक पहुंचने के लिए इतने कठिन मराइल से गुजरना पड़ा था। सामने दूसरी पहाड़ियों के दामन में वो तारीखी कदीम इबादतगाह थी, जिसने एक तरफ चीन की सियासत में ना सिर्फ अहम किरदार अदा किया था, बल्कि दूसरी तरफ ये इबादतगाह सदियों से मार्शल आर्ट का मरकज बनी हुई थी। सन 1674 में इस इबादतगाह से चिंगू नामी एक राहब ने ची इंग बादशाह के शहनशाह के खिलाफ तहरीक का आगाज किया था। उसी चिंग कुआन ने इससे कुछ अर्सा पहले ची इंग शहनशाह के खिलाफ सूबा सैलू की बगावत को कुचल दिया था।
चिंगुआन शहनशाह की आंख का तारा बन गया। शहनशाह ने उसे अपनी हुकूमत में एक बड़े ओहदे की पेशकश की, लेकिन चिंगुआन को कोई ओहदा नहीं चाहिए था और वो मादरत करके अपने साथियों को लेकर शाओलिन टेंपल वापस आ गया, जहाँ इबादत और रियादत के अलावा बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी होती थी। शहनशाह के बाद मुसाहब और हुकूमत के ओहदेदार चिंगुआन की इज्जत और अफजाई से जलने लगे थे। उन्होंने शहनशाह के कान भरना शुरू कर दिए थे कि चिंगुआन शहनशाह की कमजोरियों का पूरा अंदाजा लगा चुका है। वो इबादत करने इबादतगाह वापस नहीं गया, बल्कि जंग की तैयारी करने गया है। वो मौका पाते ही हमला कर देगा और शहनशाह को कत्ल करके हुकूमत पर कब्जा कर लेगा। वक्त का धारा बहता रहा, बदलने वाली हर हुकूमत के साथ शाओलिन इबादतगाह पर भी इतबार नाजिल होते रहे, लेकिन उसकी हैसियत में कोई फर्क नहीं आया। सदियों पहले भी शाओलिन टेंपल को मार्शल आर्ट के हवाले से इम्तियाजी हैसियत हासिल थी और आज भी उसे मरकजी हैसियत हासिल थी। शाओलिन टेंपल की यात्रा दुनिया के हर मार्शल आर्टिस्ट का ख्वाब है, मगर बहुत कम लोग यहाँ पहुँचने में कामयाब हो पाते हैं। कुछ तो सियासी मसलियतों का शिकार हो जाते हैं और कुछ यहाँ पहुँच जाने के बाद तरबीती सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते और इब्तदाई मरहले में ही भाग खड़े होते हैं। लेकिन मैं भागने के इरादे से नहीं आया था। इबादतगाह एक बहुत बड़ी चट्टान के दामन में थी। चट्टान को काट कर भी बड़े बड़े हाल और कमरे बनाए गए थे जो इस इबादतगाह में शामिल थे। इस किस्म के कमरे आमतौर पर इबादत और रियादत के लिए मखसूस थे। ज़माने कदीम में जो बुद्ध राहब ज्ञान और नरवान की तलाश में यहाँ आया करते थे, वो इन्हीं तारीक कमरों में बैठकर रियादत किया करते थे। लेकिन अब यहाँ हरबी फन की रियादत हुआ करती थी। इबादत के लिए आने वाले राहब कोनों में छुपे रहते थे। इबादतगाह के सामने तकरीबन 20 मील के फासले पर दरिया बह रहा था, जिसका पाट अगरचे ज्यादा चौड़ा नहीं था, लेकिन कहीं कहीं गहराई बहुत ज्यादा थी। ये पहाड़ी इलाका था। दरिया की दूसरी तरफ ज्यादा खतरनाक और नुकीली चट्टानें थी, जिनमें लातादाद गार थे। कुछ गार तो कुदरती थे और कुछ इंसानी हाथों से बनाए गए थे। ये तमाम गार आबाद थे। इबादतगाह की तरफ की पहाड़ियों में भी छोटे बड़े लातादाद गार थे, जिन पर मुख्तलिफ लोगों का कब्जा था। खुरबोजुआर में चंद इमारतें भी नजर आ रही थी। कई जिम्नाजियम थे जो मुख्तलिफ मास्टर्स के नाम से मंसूब थे। एक छोटा सा शहर था जहाँ मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ कौमियतों के लोग नजर आ रहे थे। उनमें मर्द भी थे और औरतें भी। माकूल चेहरा कोई भी नहीं था। सब जंगजू और लड़ाका थे। बाद के हुलिये तो इतने अजीब थे कि उन्हें देखकर हैरत होती थी कि क्या ये भी अपने आप को इंसान ही समझते हैं। मास्टर हैंक भाई को तलाश करने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मैंने कई लोगों से दरियाफ्त किया, लेकिन कोई भी कुछ ना बता सका। मास्टर हैंक भाई कौन है? जानकी ने पूछा। ये तो मुझे कोई गुमनाम सा लगता है। किसी ऐसे मास्टर को तलाश करो जो कुछ शोहरत तो रखता हो। मास्टर हैंक भाई महाराज का उस्ताद है, मैंने जवाब दिया। ये नाम तो मुझे खुद महाराज ने बताया था। उन्होंने जो कुछ सीखा उसी से सीखा, इसलिए मैं मास्टर हैंक भाई को तलाश कर रहा हूँ। ओह, जानकी के मुंह से निकला। महाराज की उम्र 70 के लगभग है, बल्कि अब तो ज्यादा ही होगी। उनके उस्ताद की उम्र क्या होगी? वो जिंदा भी है या इस दुनिया से रुखसत हो चुका है? मालूम हो जाएगा, मैंने जवाब दिया। दोपहर हो गई थी। सुबह नाश्ते के बाद से हमने कुछ भी नहीं खाया पिया था और जानकी हस्बे मामूल मुझे बार बार याद दिला रही थी कि उसे भूख लग रही है। कोई ऐसी जगह तलाश की जाए जहाँ कुछ खाया पिया जा सके। और मिलाकर हमें एक छोटी सी जगह मिल गई जहाँ पेट भरने के अलावा हम कुछ देर आराम भी कर सकते थे। एक बहुत बड़े शेड के नीचे मेजें कुर्सियां लगी हुई थी जहाँ खाने पीने की चीजें दस्तयाब थी। मेज कुर्सियों से जरा फासले पर उस शेड के नीचे प्याल किस्म की कोई चीज भी बिछी हुई थी। खाना खाने के बाद जानकी और चीकू उस प्याल पर लेट गई। मैं भी उनके करीब आकर बैठ गया और थोड़ी देर बाद एक लड़की और 2 आदमी और भी हमारे करीब आकर लेट गए। मैंने उस आदमी से भी मास्टर हांग भाई के बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन उसने नफी में सारी ला दिया। मैं 2 साल से यहाँ हूँ, लेकिन ये नाम मैंने पहली मर्तबा सुना है, उस शख्स ने कहा। इसे तलाश करने का एक ही तरीका है कि यहाँ जितने भी जिम्नाजियम हैं बारी बारी सब में जाकर पूछते रहो। हो सकता है इस तरह तुम्हें उसका कोई पता चल जाए। यहाँ छोटे बड़े लातादाद जिम्नाजियम थे और इस तरह किसी को तलाश करना आसान नहीं था, लेकिन इसके सिवा चारा भी तो नहीं था। शाम का अंधेरा फैलने लगा। मुझे परेशानी होने लगी थी। या तो मैं नाम भूल गया था या जानकी की बात ही दुरुस्त हो सकती थी, कोई इस दुनिया से रुखसत ना हो गया हो। रात को हमें सराय में एक कमरा मिल गया। ये कमरा 8 बाई 8 फुट से ज्यादा नहीं था। फर्नीचर नाम की कोई चीज न थी। फर्श पर मसनूई रेशे का एक पुराना सा कालीन बिछा हुआ था। कसरते इस्तेमाल से ना सिर्फ उसका रंग उड़ चुका था, बल्कि जगह जगह से उधड़ा हुआ था। उस कमरे का किराया हमसे एडवांस ले लिया गया। उस उजड़े हुए कालीन पर हम देर तक लेटे बातें करते रहे। 4 घंटे का उस खटारा सी बस का अज़ियतनाक सफर और फिर दिन भर घूमते रहने से मैं भी थक गया था। चीकू की तो आंखें बंद हो चुकी थी। 10 बजे के करीब जानकी ने दरवाजा बंद करके बोल्ट चढ़ा दिया और फिर उसके कुछ ही देर बाद नींद से मेरी आंखें भी बंद होने लगी और फिर धड़ धड़ाहट की आवाज से मेरी आंख खुल गई। यूं लगा था जैसे जलजला आ गया हो। चीकू और जानकी भी जाग गई थी और बदहवास होकर इधर उधर देखने लगी। उसी लम्हे दरवाजा एक बार फिर जोर से धड़धड़ाया गया। उसके साथ ही चीखती हुई एक आवाज भी सुनाई दी। लगता था जैसे मजीद ताखीर हुई तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। मैंने चीकू और जानकी की तरफ देखा और उठकर दरवाजे का बोल्ट हटा दिया। दरवाजे को बाहर से जोरदार धक्का दिया गया था। अगर मैं फुर्ती से एक तरफ ना हट जाता तो उसकी जद में आकर मेरे चेहरे का नक्शा बिगड़ चुका होता।